हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी मस्ती में। और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तीसरा लेक्चर कवर करने जा रहे हैं और आज इसमें हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक एक कंसेप्ट याद करा के जाऊँगा। ये मेरा पहला प्रॉमिस है कि एक भी कंसेप्ट अगर याद ना हो तो आप मुझसे पूछिएगा। बिना लिखाए सारे कंसेप्ट टिप्स पे करके जाऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है किस किस चीज से मिलकर बना होता है? पेयर्ड ओवेरी किस किस चीज से मिलकर बना होता है? देखिएगा, अच्छा से समझिएगा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है? पेयर्ड ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। किस किस चीज से मिलकर बना होता है? चार चीज। एक बार और मेरे साथ बोलिएगा, एक बार और। किस किस चीज का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना होता है? पेयर्ड ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। चार चीजों से मिलकर बना है हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कितने चीजों से मिलकर बना है? चार चीजों से मिलकर बना है। पेयर्ड ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो फिर ओवरी क्या है भाई? ओवरी क्या होता है? जो फीमेल होती है ना, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो फिर ओवरी को हम फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोल देंगे भाई? कैसे हो करके हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थोड़े बोल देंगे। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये फीमेल का सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन बनाती है? ओवरी। ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या करती है? जो फीमेल का सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। हम टेस्टिस को मेल का जो होता है ना, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलेंगे? टेस्टिस को मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते थे? क्योंकि वो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को बनाता था और ये फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बनाती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ओवरी को फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। आज के बाद कंसेप्ट डन। अब जो ओवरी होता है ना, वो क्या होता है? यूट्रस के वॉल से अटैच होता है। देख लीजिए, यूट्रस के वॉल से अटैच होता है। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट क्या होता है भाई? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। जो लिगामेंट क्या होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। लिगामेंट से क्या होता है? हमारा ओवरी होता है यूट्रस के वाल से अटैच होता है। अब यूट्रस के वाल से अटैच होता है ओवरी किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। अब ओवरी मेरा खत्म। जो ओवरी होता है ना, ओवरी एक बॉल के समान स्ट्रक्चर है। ओवरी क्या है? ओवरी एक बॉल के समान स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है? लिक्विड फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम क्या है? स्ट्रोमा। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसका नाम क्या है? स्ट्रोमा। लिक्विड ओवरी क्या है? ओवरी एक बॉल है। ओवरी एक बॉल के समान स्ट्रक्चर, उसके अंदर भरी होती है कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम क्या है? स्ट्रोमा। आज के बाद कंसेप्ट डन। ओवरी क्या है? फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कनेक्ट होती है यूट्रस के वाल से बाय लिगामेंट। और यूट्रस और हम ओवरी को फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या करती है? फीमेल का सेक्स हार्मोन को बनाती है। कंसेप्ट डन। फिर अब चलते हैं आगे। अब जो फीमेल बोले, जो हमारा ओवरी है ना, ओवरी तो बॉल के समान स्ट्रक्चर होती है। उस बॉल के अंदर क्या होता है? लिक्विड भरी होती है। उस बॉल के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर भरी होती है जिसको किस नाम से जानेंगे? स्ट्रोमा। एक बार और बोलेंगे, स्ट्रोमा। एक बार और बोलेंगे, जो होता है बॉल के अंदर क्या चीज भरा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। उसको किस नाम से जानेंगे? स्ट्रोमा। तो फिर अब चलते हैं आगे। अब ओवरी के बाद क्या होता है? किस किस से मिलकर होता है? पेयर्ड ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चार चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला पेयर्ड ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। बोलिए डन। आगे चलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब है ना हमारा, तो फैलोपियन ट्यूब का तीन पार्ट है। एक जो ओवरी के समीप, ओवरी के नजदीक, नियरेस्ट टू द ओवरी जो पार्ट होता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? इनफंडिबुलम। किस नाम से जानेंगे? इनफंडिबुलम। जो फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो ओवरी के पास होता है उसको किस नाम से बोलेंगे? इनफंडिबुलम। जो बीच वाला पार्ट होता है ना, एक्चुअली ये थोड़ा वाइडर पार्ट होता है। जो फैलोपियन ट्यूब का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ा वाइडर पार्ट होता है। मैं बोर्ड पे थोड़ा वाइडर नहीं बना पाया हूं, लेकिन वाइडर पार्ट होता है। इसको किस नाम से जानते हैं? एम्पुला। किस नाम से जानेंगे? एम्पुला। जो होता है ना, जो फैलोपियन ट्यूब का जो बीच वाला पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, वाइडर पार्ट होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? एम्पुला। अब जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जो कि क्या यूट्रस के पास होता है, जो यूट्रस से अटैच होता है, उसको किस नाम से जानेंगे? इस्टमस।
किस नाम से जानेंगे? इस्थमास। जो हमारा पार्ट होता है ना फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। जो क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो क्या होता है यूट्रस से कनेक्ट होता है, यूट्रस के पास होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? इस्थमास। किस नाम से जानेंगे? इस्थमास। हमारा डन फैलोपियन ट्यूब। अब एक अमेजिंग बात, जो क्या होता है ओवरी जो होता है ना, ओवरी क्या रिलीज करती है? सेकेंडरी oocyte। ओवरी क्या रिलीज करती है? जिसको हम बोलचाल की भाषा में ओवम बोलेंगे। जो ओवरी रिलीज करती है सेकेंडरी oocyte। अगर सेकेंडरी oocyte अगर रिलीज करे ओवरी तो क्या करेगा? अगर यहाँ पे ये क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर ना होता, उसको पकड़ के ना खींचता तो क्या होता? वो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte नीचे गिर जाती। अगर यहाँ से ओवरी से सेकेंडरी oocyte जब निकलेगा, अगर फिम्बरी यहाँ पे प्रेजेंट ना होता, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ना होता, अगर वो मूवमेंट करके ना खींचता फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ से ओवरी सेकेंडरी oocyte गिर जाती। तो ये कहेंगे फैलोपियन ट्यूब के जो फैलोपियन ट्यूब का जो एंड पार्ट होता है ना, वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जो कि इसे मूवमेंट करता है और क्या करता है? ओवरी से सेकेंडरी oocyte को अपने अंदर खींच लेता है। ये होगा फिम्बरी। और ये लिगामेंट से जो बात आपको मैंने इनफंडिबुलम और जो फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमास। अब एक और अमेजिंग बात, जो हमारा होता है ना फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स क्या होती है? सिलियरी मसल जो होती है ना, एक मसल की एक प्रकार की होती है, जो क्या होता है? जो कि मूवमेंट करती है, उसमें सिलिया के समान स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? वो हमको या फिर स्पर्म को अपने मोटिलिटी के माध्यम से आगे की तरफ पुश करता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद वेजाइना में क्या हुआ? सीमेन गिरा, और सीमेन गिरने के बाद क्या होता है? आपको तो पढ़ाया था मैंने कि सीमेन के अंदर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेगा? यूट्रस के वॉल में कंट्रैक्शन करेगा, और कंट्रैक्शन करने के बाद वो उसमें वेव उत्पन्न होगा, और क्या होगा? स्पर्म ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। तो फिर स्पर्म ऊपर की तरफ चढ़ के यहाँ तक तो आएगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होना है? एम्पुला रीजन में। तो फिर यहाँ तक कौन लाएगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? फिम्बरी बोल रहे हैं, सिलियरी मसल्स। इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिलियरी मसल्स। जो होता है कौन? यूट्रस के पास प्रेजेंट होता है। जो फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब में कौन सा मसल्स होता है? वो क्या होता है? सिलियरी मसल्स। अब मान लीजिए यहाँ पे जो यूट्रस के कंट्रैक्शन के लिए के बाद स्पर्म तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिलियरी मसल। कौन है? सिलियरी मसल। डन। यहाँ तक हमको लगता है, उम्मीद है आप एकदम मजे से समझ में आया होगा। 2 पार्ट डन। पेयर्ड ओवरी क्या डन? पेयर्ड ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट डन। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा जो है ये पार्ट क्या है हमारा? यूट्रस। ये पार्ट मेरा 2 पार्ट क्लियर हुआ। कौन कौन सा पार्ट? पेयर्ड ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट कौन कौन? इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमास। जो होता है, कोई पूछे कि अगर इनफंडिबुलम कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर टू द ओवरी। और कोई पूछे इस्थमास कहाँ प्रेजेंट होता है? जो कनेक्ट होता है यूट्रस से, यूट्रस के पास होता है। और पूछे कि हमारा कोई फैलोपियन ट्यूब में कौन से टाइप का मसल प्रेजेंट होता है, तो क्या बोलेंगे? सिलियरी मसल। क्या बोलेंगे? सिलियरी मसल। बिना लिखना उखना कुछ नहीं है, पोथी बढ़ाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी जो चल रहा है कॉन्सेप्ट का जमाना है, पूरा एकदम टिप्स पे होना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि याद करा के जाऊंगा। तो फिर अब क्या होगा? अब बात यूट्रस पे आते हैं। यूट्रस के 3 पार्ट। जो सबसे ऊपर पार्ट होता है ना, उस फंडस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फंडस। उसको यूट्राइन फंडस के नाम से जानेंगे। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, हल्का उठा हुआ पार्ट है, उसको किस नाम से जानेंगे? फंडस। यूट्रस का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उठा हुआ वाला पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? यूट्राइन फंडस। जो बीच वाला पार्ट है ना, जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है? बॉडी पार्ट है। जो आप ये देख रहे हैं ना, हमारा यूट्रस का ये पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? बॉडी पार्ट। यूट्रस की कौन सा पार्ट है? बॉडी पार्ट। और जो नीचे आप देख रहे हैं फ्लूइड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स भी यूट्रस का पार्ट है। आज एक अमेजिंग बात ये जानेंगे, सर्विक्स भी क्या है? यूट्रस का पार्ट है। बहुत लोग समझते हैं कि यूट्रस तो यहीं तक है, सर्विक्स एक अलग अंग है। ऐसा कुछ नहीं है। सर्विक्स भी क्या है? यूट्रस का पार्ट है। सर्विक्स भी यूट्रस का पार्ट है। आज के बाद कोई पूछे कि हमारा यूट्रस का कौन कौन सा पार्ट होता है, तो फंडस, बॉडी और सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? यूट्रस का पार्ट होता है। सर्विक्स भी क्या होता है? यूट्रस का पार्ट होता है। अब देखिए, हमारा जो यूट्रस है ना, उसमें 3 टाइप के मसल्स प्रेजेंट होती है। 3 टाइप के मसल। हम क्या पढ़ते हैं? बाहर से अंदर। हम क्या पढ़ते हैं? बाहर से अंदर। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। यूट्रस के सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। यूट्रस के सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। बीच वाला लेयर को क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या करता है? जब डिलीवरी ऑफ बेबी होता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, यानी फोर्स लगाता है, जिससे कि बेबी क्या करता है? वो पुश करता है बेबी को, और बेबी नीचे आता है।
डिलीवरी ऑफ बेबी के समय में जो हमारा मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करता है, बहुत तेज कंट्रैक्शन करता है, जिससे क्या होता है, ऐसे पुश करेगा जिससे बेबी नीचे की तरफ आ। डन। अब देखिए हमारा इंडोमेट्रियम क्या होता है, टाइप ऑफ मेस्ट्रोसाइकिल, साइक्लिक चेंज होता है, साइक्लिक चेंज यानी कहें तो इनिशियल डेज में क्या होता है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा ओवेरियन हार्मोन के बारे में आपको पूरे डिटेल। अभी जो होता है इसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियम के दो लेयर, स्ट्रेटम बेसालिस एंड स्ट्रेटम फ्रैंक्शनालिस। इंडोमेट्रियम का कितना लेयर, स्ट्रेटम बेसालिस एंड स्ट्रेटम फ्रैंक्शनालिस। जो होता है ना, जब मेस्ट्रोसाइकिल होता है तो मेंसेस के समय में क्या होता है, जब फीमेल बॉडी होती है ना, उसके शरीर में लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता ही नहीं है। ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्या होता है, हमारा ये इंडोमेट्रियम लेयर टूट के गिरने लगता है। क्या होता है, इंडोमेट्रियम की लेयर टूट के गिरने लगता है ड्यूरिंग द साइक्लिक चेंज मेस्ट्रोसाइकिल के इनिशियल डेज में क्या होता है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के कारण हमारा इंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होकर के गिरने लगती है। डन। फिर आगे आते हैं, हम देखते हैं अब सर्विक्स होता है ना, वो सर्विक्स और ये लास्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे ये वेजाइना, ये सर्विक्स है, सर्विक्स के साथ वेजाइना मिलकर क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। अगर आपसे कोई पूछे कि वेजाइना किस में आता है, वेजाइना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आया था। मैंने बताया है कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 चीजों से मिलकर बनी होती है, पियर्ड ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो इसके बाद में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को भी डिटेल स्टडी करूंगा पूरे स्ट्रक्चर के साथ और पूरे एक कंसेप्ट को समझेंगे टिप्स पे। तो फिर आते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आ गया, जो होता है सर्विक्स का जो कैनाल होता है, सर्वाइकल कैनाल, और ये वेजाइना मिलकर क्या बनाता है, बर्थ कैनाल जिसमें चाइल्ड बर्थ लेता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान इसी रास्ते से बाहर निकलता है। इसको क्या बोलेंगे, सर्विक्स का जो कैनाल है ना, वो वेजाइना के साथ मिलकर, सर्विक्स का कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर क्या बनाता है, बर्थ कैनाल। क्या बनाता है, बर्थ कैनाल। तो फिर डन, यहाँ तक डन। आपको हमको लगता है कि एक बात को मैंने एकदम पूरे क्रिस्टल क्लियर समझाया, एक बात को क्रिस्टल क्लियर समझाया। और जो मैंने इंडोमेट्रियम बताया ना, अगर मान लीजिए अगर मिल से जाते हैं, अगर उसके बाद भी क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, मोरूला बनता है, उसके बाद ब्लास्टूला बनता है। तो ब्लास्टूला बोलते हैं 64 सेल का होता है, 64 सेल ब्लास्टोमेयर को क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। क्या होता है, जब ब्लास्टूला इधर से फर्टिलाइजेशन होने के बाद आता है तो अटैच कहाँ होता है, इंडोमेट्रियम के वॉल से, इंडोमेट्रियम के वॉल से अटैच होता है। तो आप यहाँ तक डन मानो। यहाँ तक जो होता है ना, इस पार्ट को, यूट्रस को क्या बोले, यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, हिस्टेरा। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, हिस्टेरा। उसको तीसरा नाम वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आज के बाद ये 3 नाम याद होना चाहिए, यूट्रस का 3 नाम, यूट्रस, हिस्टेरा एंड वॉर्म। डन। फिर अब देखते हैं, यहाँ पे मैं आया था सर्विक्स पे। सर्विक्स क्या है, यूट्रस का ही पार्ट है, सर्विक्स कोई अलग नहीं है, सर्विक्स का कोई अलग पार्ट नहीं है, ये वेजाइना है अलग पार्ट। वेजाइना क्या एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है। सो वेजाइना होती है ना, वो क्या होता है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गेन्स होती है, जो कि कॉपुलेशन में भाग लेती है। फीमेल में क्या होता है, सॉरी वेजाइना में क्या होता है, वेजाइना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है। अब आप पूछिए कि वेजाइना का पीएच एसिडिक क्यों? अरे जब गॉड ने वेजाइना का स्ट्रक्चर बनाया, जब उसको डेवलप किया, तो फिर वहाँ पे उस पर कोई तरह से कवर्ड होता ही नहीं है, तो वो खुला पार्ट है, ओपन पार्ट है, जिससे क्या होता है, पर डे लाखों बैक्टीरिया वायरस का वहाँ पे अटैक होता है। उससे बचाने के लिए गॉड ने यहाँ पे उसका मीडियम क्या रखा, एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक मीडियम है। तो फिर तो आप एक क्वेश्चन करेंगे कि आपने तो बताया था कि जब मान लीजिए मेल यूरिथ्रा क्या होता है, जब यूरिन पास होता है तो पूरा एसिडिक मीडियम में चला जाता है, यानी मेल यूरिथ्रा का पूरा मीडियम क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। मेल यूरिथ्रा का मीडियम क्या होता है, एसिडिक। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आता है बल्ब यूरिथ्रा ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड, उसको अपना सिक्रेशन से, अल्कलाइन सिक्रेशन से, क्षारीय सिक्रेशन से क्या करता है, उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो फिर यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे गॉड ने भी बना के रखा है बर्थोलिन ग्लैंड्स। ये क्या होता है, बर्थोलिन ग्लैंड्स अपने सिक्रेशन को सीक्रेट करेगा। और वेजाइना का द टाइम ऑफ कोपुलेशन के समय में, कोइटस के समय में क्या होता है, ये बर्थोलिन ग्लैंड्स क्या करता है, अपने सिक्रेशन को रिलीज करेगा और वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिडिटी को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब बर्थोलिन ग्लैंड भी सेम काम करता है बल्ब यूरिथ्रा ग्लैंड की तरह। बल्ब यूरिथ्रा ग्लैंड क्या करता था, जो होता है ना, यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज करने के बाद एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का काम करता है। ये भी लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का काम करेगा। बर्थोलिन ग्लैंड्स भी काम करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस यानी फिसलन का काम करेगा। अब मेरा ये क्या है, जो होता है वेजाइना।
ये वेजाइना, जो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है ना, वेजाइना को ओपनिंग जो कि पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, क्या बोलेंगे, हाइमेन। क्या बोलेंगे, हाइमेन। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ना वो क्या होता है, पार्शियली कवर्ड होते हैं किसके, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, क्या बोलेंगे, हाइमेन। क्या बोलेंगे, हाइमेन। क्या बोलेंगे, इसको हम हाइमेन बोलेंगे। अब बहुत लोग होते हैं कि हाइमेन का ब्रेक डाउन हो जाने से क्या समझते हैं, वर्जिनिटी। प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमेन इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं अगर किसी लेडीज के पास किसी महिला के पास अगर हाइमेन नहीं है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इससे पहले कभी पार्टिसिपेट हो सकती है, होगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमेन इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये बहुत रीजनों से टूट सकता है सर, ये टूट सकता है मे बी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी टूट सकता है, साइकिलिंग के दौरान टूट सकता है, हॉर्स राइडिंग के दौरान टूट सकता है, जंपिंग के दौरान टूट सकता है, स्विमिंग के दौरान टूट सकता है। ये बहुत तरीके से टूट सकता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके हाइमेन टूट जाते हैं तो वो लोग चिंतित हो जाते हैं कि लोग हमें क्या बोलेंगे कि ये वर्जिनिटी का इंडिकेटर तो ही मानते थे। तो उस समय लोग क्या करते थे कि उस सर्जिकल मेथड से यहाँ पे क्या होते हैं, हाइमेन को फिर से वहाँ पे क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं। उस सर्जिकल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइमेनोरैफी। क्या बोलेंगे, हाइमेनोरैफी। डन। तो मुझे उम्मीद है कि मैं एक एक पार्ट को ओवरी से लेकर फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस को समझाया, यूट्रस के बाद सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना को समझाया, और मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा एक पार्ट और बचा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। आपको मैंने बताया था कि किस जो मेल का पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 4 चीजों से मिलकर बना होता था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पेयर्ड टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, पेनिस से मिलकर बना था। अब फीमेल भी 4 चीजों से मिलकर बनी है, पेयर्ड ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। डन। आयु हमको लगता है कि यहाँ पे एक एक कंसेप्ट को मैंने पूरे बारीकी के साथ समझाया और सबको पूरी तरह से अच्छा से समझाया। और मैं इसके बाद अब पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कौन की फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। 4 पार्ट था, कौन कौन, पेयर्ड ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो फिर मैंने 3 पार्ट को कवर कर लिया और फिर चौथा पार्ट मैं आपको लेने जा रहा हूँ और इसके बाद कौन पढ़ेंगे। इसके बाद मैं इसको ड्रॉ करके इसको मिटा करके मैं बनाने जा रहा हूँ फिर से एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और मैं उम्मीद है कि इससे जो भी है इसका एक एक कंसेप्ट को समझाया हूँ। अब रटने से कुछ होने वाला नहीं है कि इसलिए कंसेप्ट समझिए। और पोथी लिखने का तो मैं ही लिख देता, आप लोगों ने बुक में पढ़ा भी होगा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई आगे, आप लोग समझते होंगे। तो फिर मैं इसलिए लिखाता कम हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो पढ़ाया हूँ एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ाया हूँ और एनसीईआरटी की एक लाइन भी मैंने नहीं छोड़ा है। अगर आप मेरे वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक लाइन भी नहीं छोड़ा हूँ, आप देख सकते हैं जा करके। तो फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, क्योंकि 3 पार्ट तो मैंने कवर कर लिया। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट, इसके 3 पार्ट मैंने बता दिया था। ओवरी के मसल्स 3 मसल्स होते हैं, पेरिनेस्लियम, मायोमेटर, इंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंडोमेट्रियम का काम क्या मैंने बताया था, स्टेरॉइड, वॉर्म और यूट्रस, 3 नाम से इसको जानते हैं। ओवरी या सर्विक्स मैंने पढ़ा दिया और इसको वेजाइना कहना। तो एक और बताता हूँ, तो वेजाइना होता है ना, वेजाइना के अंदर कोई डक्ट भी प्रेजेंट नहीं होता है, कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है। वेजाइना में कोई ग्लैंड्स नहीं होता है, वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड्स होता ही नहीं है। वेजाइना जस्ट लाइक अ कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। वेजाइना तो एक ऑर्गन है ओनली फॉर कोपुलेशन, एक कोपुलेटरी ऑर्गन, तो उसमें कोई डक्ट ही नहीं प्रेजेंट होता, तो ग्लैंड्स ही प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें कोई ग्लैंड ही प्रेजेंट नहीं होता है। जो आप देख रहे हैं कि बर्थोलिन ग्लैंड ये साइड में प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी आया कि जो आपका ये यूट्रस है ना, यूट्रस कहाँ प्रेजेंट है, आप लोग बताइएगा। यूट्रस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये पार्ट है ना यूट्रस का, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये पार्ट प्रेजेंट है। ये पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट है। ये आज के बाद ये क्वेश्चन डन। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो अभी आपको मैंने बताया कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो 4 चीजों से मिलकर बना है, पेयर्ड ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, यूट्रस एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया।
तो मैंने 3 चीज़ों को तो एकदम मस्ती के साथ समझाऊँ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ चौथा चीज़ भी मस्ती के साथ समझाऊंगा। चैनल का नाम भी है पीसीबी मस्ती, मस्ती के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। आज के बाद रटना मना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और याद करा के भेजूंगा। तो फिर चलिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है ना, वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। जो हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो 4 चीजों से मिलकर बना। पहला मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के लिए एक वर्ड याद रखना, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। कुशन का मतलब होता है गद्दा। गद्दा बनता कैसे है? जमाव से। गद्दा बनता कैसे है? जमाव से। यहाँ पे जमाव किसका होगा? फैटी टिश्यू का। कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। आप मॉन्स प्यूबिस के लिए क्या बोलिएगा? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। कुशन का मतलब होता है जमाव, गद्दा। तो आज के बाद ये बात याद रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ मॉन्स प्यूबिस के लिए एक वर्ड, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। कुशन ऑफ फैटी टिश्यू यानी फैटी टिश्यू के जमाव से कौन बनता है? मॉन्स प्यूबिस। और दूसरा पार्ट क्या होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का? पहला तो मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा किससे बना होता है? लेबिया मेजोरा, मेजर नाम से ही है, मेजर मतलब बड़, और लेबिया मेजोरा बनाता है लार्ज थीकर एंड फ्लेशी फोल्ड ऑफ पेयर्ड स्किन। किससे मिलकर बनता है? लार्ज यानी बड़ा, थीकर यानी मोटा, फ्लेशी फोल्ड यानी मांसल फोल्ड ऑफ पेयर्ड स्किन से बना होता है। हाँ सर, जो लेबिया मेजोरा होता है ना, लेबिया मेजोरा वो किस चीज? लेबिया मेजोरा को याद रखेंगे, लार्ज यानी बड़ा, थीकर यानी मोटा, फ्लेशी मतलब मांसल, पेयर्ड ऑफ स्किन से मिलकर बना होता है। तो पहला तो मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लेबिया मेजोरा। तो मॉन्स प्यूबिस के लिए क्या याद रखना है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। और लेबिया मेजोरा के लिए याद रखना है लार्ज यानी बड़ा, थीकर यानी मोटा, और फ्लेशी यानी मांसल फोल्ड ऑफ पेयर्ड स्किन से मिलकर बना होता है। हाँ सर, तो अब ये लेबिया, उसके बाद जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का तीसरा पार्ट है लेबिया माइनोरा। हाँ भाई, लेबिया माइनोरा। अब उसमें पढ़ा था लेबिया मेजोरा, मेजर नाम से क्या था? बड़ा। माइनोरा, माइनर का मतलब छोटा, इसमें याद रखेंगे स्मॉलर, थीनर छोटा, पतला, फोल्ड ऑफ स्किन से मिलकर बना होता है, विच इज प्रेजेंट बिलो द लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो लेबिया माइनोरा के लिए याद रखेंगे स्मॉलर छोटा, थीनर पतला, फोल्ड ऑफ पेयर्ड स्किन से मिलकर बना होता है। तो देखेंगे आपको मैंने 3 पार्ट कवर किया। मॉन्स प्यूबिस के लिए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, लेबिया मेजोरा, मेजर वर्ड है बड़ा, लार्ज थीकर फ्लेशी फोल्ड ऑफ पेयर्ड स्किन। क्या बोलेंगे? लार्ज थीकर फ्लेशी फोल्ड ऑफ पेयर्ड स्किन। और लेबिया माइनोरा स्मॉलर थीनर पेयर्ड ऑफ स्किन, सिर्फ पेयर फोल्ड ऑफ स्किन। तो लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा प्रेजेंट कहां होता है? जस्ट बिलो द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। आप ये देखेंगे, ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, इसके ऊपर प्यूबिक हेयर भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे आपको प्यूबिक हेयर दिखाए गए हैं। और इस सबसे पहले फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया 4 चीजों से मिलकर बना है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड चौथा चीज क्लाइटोरिस। जो क्लाइटोरिस है ना, क्लाइटोरिस क्या होता है? एक टीनी छोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। टीनी यानी छोटा सा रॉड लाइक छड़ के समान स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा क्लाइटोरिस होता है ना, वो प्रेजेंट कहाँ होता है भैया? वो प्रेजेंट होता है अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। देखिए अच्छे से, ये व्हाइट वाली लाइन क्या है? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। जो क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एंड जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। हमारा जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है ना, फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसमें 2 ओपनिंग होते हैं। एक होता है यूरेथ्रल मीटस यानी यूरेथ्रल ओपनिंग। ओपनिंग को साइंटिफिक वे में क्या बोलते हैं? मीटस। ओपनिंग के लिए क्या बोलेंगे? मीटस। इसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस करता क्या भाई? यहाँ से मिक्चुरेशन होता है। मिक्चुरेशन का मतलब यूरिन पास होता है, यानी कि यहाँ से मूत्र निकलता है। यहाँ से क्या होता है? यूरेथ्रल मीटस।
तो आप क्या बोलिए क्लाइटोरिस के लिए? क्लाइटोरिस के लिए सबसे पहला वर्ड टीनी यानी छोटा, रॉड शेप स्ट्रक्चर, रॉड के समान स्ट्रक्चर छोटा होता है, रॉड के समान स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है? अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, जस्ट अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट अबव प्रेजेंट होता है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो भैया आप ये बता रहे थे जो ये हमारा क्लाइटोरिस होता है ना, वो मेल के पेनिस के समान इरेक्शन का पावर इसके पास होता है। पेनिस के समान ये इरेक्शन, ये कैसे? अरे भाई हाँ, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये भी ह्यूमन मेल पेनिस की तरह इरेक्ट होता है। तो आपको भैया जो आपने बताया था जो मेल पेनिस में जो मसल्स होते हैं वो 3 मसल्स 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के 3 मसल्स होते हैं, जो कि लेटरल साइड में कैर्पोरा कैवर्नोसा और जो यूरिथ्रल पार्ट में प्रेजेंट है कैर्पोरा स्पोंजियोसम, जो कि कैर्पोरा कैवर्नोसम इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो कि उसमें ब्लड साइनस कैविटी था, ब्लड आता था उसमें, साइनस में ब्लड भरता था और क्या होता है इरेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पे भी है, हाँ भैया यहाँ पर भी जो क्लाइटोरिस के अंदर यानी क्लाइटोरिस बना है कैर्पोरा कैवर्नोसा मसल से, तभी तो इरेक्शन की पावर है, तभी तो इरेक्ट होता है। ये हमारा क्लाइटोरिस के लिए बहुत ही जोरदार कंसेप्ट। क्लाइटोरिस के लिए सबसे पहले 4 बात। पहला बात, क्लाइटोरिस इज अ टीनी रॉड शेप स्ट्रक्चर। दूसरा बात कि क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। भूल के लेबिया मेजोरा मत करना, क्वेश्चन में आता है लेबिया मेजोरा, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा आना नहीं है, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एंड जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। और तीसरी बात याद रखना है कि क्लाइटोरिस होता है ना कि क्या होता है कैर्पोरा कैवर्नोसा मसल से मिलकर बना होता है, जिसके पावर उसमें क्या होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के इसमें इरेक्शन की पावर होती है, यानी वो कंट्रैक्टाइल होता है। तो इसको बहस बोल सकते हैं ये तो मेल के पेनिस के समान काम कर रहा है, इसको होमोलोगस बोल देना भाई, इसको होमोलोगस बोल दो, ये किसके मेल के पेनिस के होमोलोगस है। तो आप देखिए, तो मैंने आपको बताया तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है ना वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोर एंड क्लाइटोरिस। भैया जो है ना आपका जो देखते हैं ना तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में जो यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग दोनों के बीच में जो स्थान होता है ना और उसके ऊपर नीचे भी जो ये स्पेस होता है ना, उसको इस स्पेस को क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल या वजाइनल वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्पेस विच स्पेस जो प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग के बीच। और वजाइनल ओपनिंग क्या करता है? इससे भाई चाइल्ड बर्थ होता है। इससे क्या होता है? चाइल्ड बर्थ। ये रिप्रोडक्शन में काम आता है। अब देखेंगे जो हमारा वजाइनल ओपनिंग है ना, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। हाँ भैया हाँ, जो है ना जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है ना उसके ऊपर वजाइना के ऊपर पार्शियली कवर्ड स्ट्रक्चर, जिसको मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले बताया था, हाइमेन। और हाइमेन के लिए बहुत जोरदार कंसेप्ट मैंने बताया था, द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, यानी हाइमेन का प्रेजेंट होना या ऑब्सेंट होना आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वर्जिनिटी का संकेत है। यानी ये नहीं कह सकते कि अगर किसी महिला के पास अगर हाइमेन नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट की है। मे भी की हो, 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तो हॉर्स राइडिंग में टूट सकता है, साइकिलिंग में टूट सकता है, जंप करने में टूट सकता है, कोई काम करने में टूट सकता है यार। अब मैं आऊंगा इसमें देखिए, और जो होता है ना आप देखिए लेबिया माइनोरा की जो ऊपरी जंक्शन है उसको क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस। तो पूछिएगा भैया जो निचला होता है ना जो लेबिया माइनोरा नीचे से भी तो मिल रहा है। आप देखिएगा लेबिया मेजोरा ना ही ऊपर से मैच किया ना ही नीचे से, बट लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा कभी ऊपर नहीं ना ऊपर मिला है ना नीचे, और लेबिया माइनोरा दोनों जगह मिला है। तो बोलिएगा कि भैया जब ऊपर मिल रहा है तो क्लाइटोरिस बना है, तो नीचे भी मिलेगा तो कुछ बोलेंगे? हाँ भैया हाँ बोलेंगे। जो नीचे भी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? पेरिनियम। जो होता है ना द लोअर जंक्शन ऑफ हाइमेन, लोअर जंक्शन ऑफ हाइमेन व्हिच इज प्रेजेंट द लोअर बिलो द वजाइनल ओरिफिस, वजाइनल ओरिफिस उसको क्या बोलेंगे? पेरिनियम। पेरिनियम क्या है? जो लेबिया माइनोरा की जो लोअर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिनियम।
अब पेरिनियम, ये लोअर जंक्शन और ये एनस के बीच में कुछ स्पेस होता है ह्यूमन के बीच, उस स्पेस को बोलते हैं फॉर्चिट। उस स्पेस के बीच क्या बोलते हैं, उस स्पेस को फॉर्चिट जो होता है ना ह्यूमन में। एनस और पेरिनियम के बीच में कुछ खाली यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एनस है। एनस और पेरिनियम के बीच में जो स्थान है क्या बोलते हैं, फॉर्चिट। अरे भैया अब देखेंगे, आपको मैंने बताया था जो वेजाइना होती है, वेजाइना में कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो आप पूछिएगा भैया तो फिर उसका जो एसिडिक मीडियम होता है ना, एसिडिक मीडियम होता है, उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर देती है बर्थोलिन ग्लैंड्स। अरे बर्थोलिन ग्लैंड्स उससे बाहर सिचुएटेड होती है वेजाइना की बाहर, लेकिन सीक्रेशन कहाँ डालती है, वेजाइना में। सीक्रेशन कहाँ डालती है, वेजाइना में। बर्थोलिन ग्लैंड्स आप देख रहे हैं ना, आउटसाइड द वेजाइना। बर्थोलिन ग्लैंड वेजाइना के बाहर प्रेजेंट होता है, वेजाइना में सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्रेशन को डालता है। तो ये रहा, और इस पे प्यूबिक हेयर भी आए होंगे। अब तो मैंने आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हमको लगता है 100% मैंने समझाया और पूरे एक एक कंसेप्ट को डिटेल में समझाया। आप देख सकते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस किस चीज से मिलकर मतलब मंस प्यूबिस, उसको मैंने क्या कहा, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। दूसरा चीज लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा किस, लार्ज थिन एंड फ्लेशी फोल्ड ऑफ पेयर्ड स्किन। अब लेबिया माइनोरा स्मॉलर थिनर फोल्ड ऑफ यानी पेयर फोल्ड ऑफ स्किन विच इज प्रेजेंट बिलो द लेबिया मेजोरा, यानी जो लेबिया क्या स्मॉलर छोटा पतला स्किन की फोल्ड से बना होता है और लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। चौथा क्लाइटोरिस, विच चीज क्या होता है, क्लाइटोरिस छोटा रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी छोटे छड़ के समान स्ट्रक्चर होता है जो कि लोअर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा यानी लेबिया माइनोरा जहां ऊपर मिलता, सॉरी अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा यानी लेबिया माइनोरा जहां ऊपर मिलता है उसको क्या, उस जंक्शन पे प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस। एंड जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल के ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। हाँ, और उसमें इरेक्टाइल प्रॉपर्टी भी होती है यानी वो हमारा पेनिस के समान इरेक्ट भी होता है, इसलिए वो पेनिस के होमोलोगस होता है। उसमें भी वो किस मसल से बना होता है, केरपोरा केवर्नोसा। केरपोरा केवर्नोसा मसल मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, ह्यूमन पेनिस के अंदर, मेल पेनिस के अंदर भी होता है, इसलिए बोल सकते हैं इसमें भी इरेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। और जो स्पेस प्रेजेंट होता है वेजाइना के अंदर इसको बोलते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल। तो ये हाइमेन जो होता है ना पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, हाइमेन। तो ये रहा मैं आपको पूरे कंप्लीट, और ये रहा जो लोअर जो जंक्शन होता है ना, जो लेबिया माइनोरा के लोअर जंक्शन पर जो उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियम। और पेरिनियम और एनस के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्चिट। क्या बोलेंगे, फॉर्चिट। सबको मैं एकदम पूरे डिटेल डायग्राम से, तो मुझे लगता है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं पूरी तरह से फील दे चुका हूँ और मैं अपना 100% दिया हूँ समझाने में। और मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आपको वीडियो को जो भी देखिएगा अगर इसमें जो भी कमी लगे उसे सजेस्ट करिएगा, क्योंकि ये मेरा 3rd वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको चैनल का नाम भी बहुत सोच समझ के रखा हूँ, पीसीबी मस्ती, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मस्ती कराऊँगा एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ। लिखना मना है, लिखना नहीं है, रटना नहीं है, पूरे कंसेप्ट को समझना है और एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि इंडिया के किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी से बाहर है, अरे यार एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, तुमको कंसेप्ट ही नहीं आता है। कंसेप्ट ऐसा देखो, एनसीईआरटी में नाम सिर्फ दे करके निकल गया है, जब नाम है तो उसको कंसेप्ट में वो पूछेगा क्वेश्चन। तो फिर मैं ये आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया भी समझाया और मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और लूँगा मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स को इसके साथ कवर करूँगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये मेरा होगा कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद जस्ट मैं इसको अब इरेज करके इसे मिटा करके मैं फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ मेमरी ग्लैंड्स, यानी उसमें मिल्क सिंथेसिस कैसे होता है, मिल्क का पाथवे जो भी हो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको भी समझिएगा। तो फिर मैं इसको इरेज करके फिर से और उसको बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेमरी ग्लैंड्स। तो आपको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैंने 4 पार्ट कराया और ये मेमरी ग्लैंड्स होती है ना, वो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसको कराएंगे, क्योंकि इसके बाद में पढ़ाऊंगा गैमेटोजेनेसिस।
यानी सबसे पहले उसमें पोर्शन कंप्लीट करूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस फिर ओवोजेनेसिस। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में मेमरी ग्लैंड्स को मैं भी कवर कर लूँ। तो मेमरी ग्लैंड्स होता है ना, तो मेमरी ग्लैंड्स क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी सेक्सुअल ये कैरेक्टर है, मेमरी ग्लैंड का आना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ग्लैंड नहीं है। ग्लैंड वो होता है जो एट अ टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट होता है। ये तो बर्थ से प्रेजेंट था ही नहीं, एट अ प्यूबर्टी आने के बाद आया है ना डेवलपमेंट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हुआ कब? एट अ प्यूबर्टी। इसलिए इसे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ना बोलकर क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो फिर आते हैं, जो होता है ना, जो हमारा ये मेमरी ग्लैंड है ना, वो एक मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड कह सकते हैं। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। आप पूछिएगा स्वेट ग्लैंड क्या होता है? स्वेट ग्लैंड क्या होता है? जो हमारी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है ना जिससे हमारा पसीना बाहर निकलता है। स्वेट ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिससे हमारा पसीना बाहर निकलता है, तो उसी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। और हमारे मेमरी ग्लैंड्स को क्या बोल सकते हैं भाई? अल्व्यूलर, लोब्यूलर एंड डक्टाइल ग्लैंड्स। क्योंकि अल्व्यूलाई लोब्स प्रेजेंट है, बहुत सारे डक्ट प्रेजेंट है। एक अल्व्यूलाई एक जो हमारा मेमरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 मेमरी लोब प्रेजेंट होते हैं। एक मेमरी ग्लैंड्स के अंदर कितना? 15 से 20 ऐसे मेमरी लोब प्रेजेंट होते हैं। एक लोब के अंदर बहुत सारे अल्व्यूलाई भरे होते हैं। अल्व्यूलाई करते क्या है? मिल्क बनाते हैं, दूध का प्रोडक्शन करते हैं और स्टोर करते हैं, यानी रखते हैं। क्या करते हैं समझिएगा। जो सबसे पहला जो मेरा मेमरी ग्लैंड्स है ना, जो ह्यूमन फीमेल का मेमरी ग्लैंड्स है ना, वो हमारे किससे? ये रिब्स का जो बोन है ना, उसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उस मसल्स को क्या बोलते हैं? रिब्स बोन के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल से अटैच्ड होती है और प्रत्येक मेमरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 मेमरी लोब प्रेजेंट होते हैं। और लोब के अंदर ये 15 से 20 मेमरी लोब ये है ना, ये मेमरी लोब है। 15 से 20 ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 15 से 20। और इसके अंदर बहुत सारे अल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। अल्व्यूलाई करते क्या है? मिल्क का सिंथेसिस। मिल्क बनाता कौन है? यही हमारा अल्व्यूलाई बनाता है मिल्क। अल्व्यूलाई क्या बनाता है? मिल्क। अल्व्यूलाई एक जगह और आता है ह्यूमन लंग्स के अंदर। वो अल्व्यूलाई किस काम में आता है? गैसियस एक्सचेंज में। वहां भी चलूंगा तो उसको मैं कवर करके पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ये अल्व्यूलाई क्या करता है? अल्व्यूलाई यहाँ पे मिल्क सिंथेसिस और स्टोर करता है। जो अल्व्यूलाई का डक्ट है ना, जो अल्व्यूलाई का ये डक्ट है ना, इसको मेमरी ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। जो अल्व्यूलाई का डक्ट है ना, उसे मेमरी ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। अल्व्यूलाई का जो डक्ट है उसे मेमरी ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो अल्व्यूलाई के बहुत सारे अल्व्यूलाई के डक्ट एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? मेमरी डक्ट। बहुत सारे अल्व्यूलाई के डक्ट एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? मेमरी डक्ट बनाते हैं। बहुत सारे अल्व्यूलाई के डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? मेमरी डक्ट। एक बार शुरू से फिर से एक बार देखते हैं। एक जो है ना मेमरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 मेमरी लोब प्रेजेंट होते हैं। ये एक लोब, ये दो लोब, ये तीन लोब, ऐसे 15 से 20 प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक मेमरी ग्लैंड्स के अंदर। और इसके अंदर क्या बड़ा होता है? अल्व्यूलाई, मेमरी अल्व्यूलाई। और मेमरी अल्व्यूलाई करता क्या है? मिल्क का सिंथेसिस करता है और उसको रखता है। मिल्क का सिंथेसिस एंड स्टोर करता है कौन? मेमरी अल्व्यूलाई। और मेमरी अल्व्यूलाई जो डक्ट है ना, वो क्या बनाता है? मेमरी ट्यूब्यूल बनाते हैं। मेमरी अल्व्यूलाई का जो डक्ट को किस नाम से जानते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल्स। अब जो बहुत सारे मेमरी ट्यूब्यूल्स मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं? मेमरी डक्ट। और बहुत सारे मेमरी डक्ट एक साथ मिलकर एक बल्ज पार्ट में, खुला हुआ पार्ट में खुलते हैं। जो फुला हुआ का पार्ट है इसमें खुलते हैं, इसको बोलते हैं मेमरी एम्पुला। एम्पुला का मतलब होता है ये फुला हुआ पार्ट, एम्पुला, मेमरी एम्पुला। शुरू से एक बार फिर से, अल्व्यूलाई के डक्ट को मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी ट्यूब्यूल बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं? मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? मेमरी एम्पुला। और मेमरी एम्पुला कहाँ जाके खुलता है? लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ खुलती है? निप्पल में। ये कहाँ खुलती है? निप्पल के अंदर।
जो होता है ना, तो हमारा सबसे पहले एक बार फिर से चलता हूँ, जो एल्वियोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एल्वियोलाई के बाद क्या होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस के बाद मिल्क कहाँ निकलता है, निपल से बाहर निकल जाता है। तो आप देखेंगे ना, ये तो आपका ये आपका मिल्क का पाथवे भी हो गया, अंदर से बाहर की ओर। मिल्क कैसे, अच्छा मिल्क बनता कहाँ है, मिल्क बनता किसमें है, मिल्क बनता अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद कहाँ जाता है, मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला, एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस के बाद निपल से बाहर निकल जाता है। तो ये है ना, ये हमारा जो मेमोरी ग्लैंड्स है ना, ये स्किन फोल्ड्स के द्वारा कवर्ड होता है और इसके नीचे फैट अमाउंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो फैट अमाउंट्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। अब आपको देखिएगा, तो प्रत्येक आपको बताया मैंने कि एक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। तो मेमोरी लोब जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो एक दूसरे से एडिपोज टिश्यू के द्वारा अलग होते हैं, एक दूसरे को एडिपोज टिश्यू के द्वारा अलग होते हैं। देखिए ये हमारा रेड कलर होना, ये एडिपोज टिश्यू है, एक दूसरे से किस टिश्यू के द्वारा अलग हुए हैं, एडिपोज। और जो हमारा जो मेमोरी ग्लैंड्स का ओपनिंग होता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, निप्पल के नाम से जानते हैं। अगर आप देखिएगा, निप्पल के ऊपर और नीचे, निप्पल के चारों तरफ क्या होते हैं, गाढ़े काले रंग की स्ट्रक्चर होती है, गाढ़े काले रंग की, उसको क्या बोलते हैं, एरियोला। उसको क्या बोलेंगे, एरियोला। एरियोला क्या होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, एरियोला होता है ना, वो बहुत सा सेंसिटिव होता है। जैसे बच्चा मिल्क को सक करता है, फीड करता है, वहाँ पे आगे जाता है, माँ के दिमाग में जो होता है ना, जीएनआरएच, वहाँ से जो भी होता है ना, वो बहुत सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा मिल्क जो इंजेक्शन कैसे होता है। ये भी प्रोसेस देखिए, जो हमारा मेमोरी लोब्स है ना, मेमोरी ग्लैंड सबसे पहला, सबसे ज़्यादा एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। एक मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। वो मेमोरी एल्वियोलाई के डक्ट को मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी एल्वियोलाई डक्ट को मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट मिलके एम्पुला बनाते हैं। और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं, निप्पल से बाहर निकल जाते हैं। आप देखेंगे आपको। अब एक बात काम करते हैं, जो होता है ना, जो ब्रेस्ट साइज होता है ना, साइज ऑफ ब्रेस्ट, आप ये नहीं कह सकते हैं कि बड़े ब्रेस्ट के साइज में, बड़े मेमोरी ग्लैंड में नंबर ऑफ लोब्स ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पूरे फीमेल के अंदर जितने भी ह्यूमन फीमेल्स होते हैं ना, उसमें सभी के अंदर, सभी ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ लोब है ना, नंबर ऑफ जो लोब है ना, वो सेम होता है, यानी 15 से 20 ही होता है। अगर किसी फीमेल का मेमोरी ग्लैंड्स अगर लार्ज है, तो उसको रीजन क्या है, एडिपोज टिश्यू का मात्रा ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पे फैट अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर आज की बात ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि किसी बड़े मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इंजेक्शन ज़्यादा होगा, ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। जो होता है ना, लार्जर एंड स्मॉलर, जो बड़ा और छोटा होना, मेमोरी ग्लैंड का बड़ा और छोटा होना ड्यू टू किसका कारण होता है, फैट डिपोजिशन के कारण। अगर फैट ज़्यादा डिपोजिट है तो मेमोरी ग्लैंड बड़ा होगा, और फैट कम डिपोजिट है तो मेमोरी ग्लैंड छोटा होगा। ये कंसेप्ट आज के बाद एकदम आप 100% क्लियर होना चाहिए। तो हमारा लगता है ये आपका पूरा मेमोरी ग्लैंड से अच्छा सा बताया। अब मैं एक काम करते हैं, मिल्क का पाथवे लिख देता हूँ। मिल्क पाथवे अब खुद आप देखेंगे, मिल्क बनता किसमें है, एल्वियोलाई में। मिल्क सबसे पहले मिल्क एल्वियोलाई में बनता है, और मिल्क एल्वियोलाई होता किसमें है, मेमोरी लोब में। मेमोरी लोब के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से मिल्क बनेगा तो कहाँ जाएगा, इसके डक्ट में जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला के बाद कहाँ, लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से निपल से बाहर निकल जाएगा। तो फिर हम काम करते हैं, इसको पाथवे को एक बार लिखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ और एक बार इसके पाथवे को लिखता हूँ। मैं आपको बता दिया, ये तो हो गया आपको। हम मेमोरी ग्लैंड्स आपका हो गया। अब मैं सिर्फ इसका पाथवे लिखता हूँ और एक हार्मोन्स के बारे में कुछ बताता हूँ कि कौन कौन से हार्मोन किस किस में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम
देखिए सबसे पहले मेमोरी लोब के अंदर क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है मेमोरी लोब के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, मेमोरी अल्वियोलाई से उसमें जो डक्ट निकले होते हैं इसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स को डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं, और मेमोरी डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुलस कहाँ से, लैक्टिफेरस डक्ट से ज्वाइन होता है और निप्पल से दूध बाहर निकल जाता है। तो मिल्क पाथवे ऑफ मिल्क, सबसे पहले मेमोरी लोब, सबसे पहले मिल्क कहाँ आता है, मेमोरी लोब। दूसरा मिल्क आता है, उसके बाद मिल्क बनता है, सिंथेसिस का होता है मेमोरी अल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट के बाद क्या, मेमोरी एम्पुला से बाद लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल में, और निप्पल से मिल्क कहाँ आता है, बाहर चला आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको 100% क्लियर होगा। और मैंने मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है मैं पूरे को कवर किया हूँ। पाथवे ऑफ द मिल्क आप एकदम जैसे अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया हूँ। तो आप चलते हैं इसमें क्या क्या हार्मोन्स के क्या क्या रोल प्ले करते हैं। ये हार्मोन्स के बारे में मैं बताता हूँ। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स सबसे पहले तो लिखेंगे एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन होते हैं ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिर्फ दो ही काम होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इसमें मेमोरी ग्लैंड में दो ही काम करते हैं। ये इनका बहुत सारा फंक्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आगे मैं पढ़ाऊंगा। बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड दो ही फंक्शन है। सिर्फ क्या करते हैं, डेवलपमेंट, और क्या होता है, डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इनलार्जमेंट में, डेवलपमेंट मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। डेवलपमेंट, ये मेमोरी ग्लैंड के सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में काम आते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ना, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन, जो क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड में काम आते हैं। और एक और हार्मोन आपका एक दो और हार्मोन आता है, एक आपको आता है ऑक्सीटोसिन और एक आता है प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन, एक आता है प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन होता है ना, वो मिल्क सिंथेसिस का काम करता है। मिल्क सिंथेसिस कौन हार्मोन बनाता है, मिल्क सिंथेसिस कौन बनाता है, मिल्क सिंथेसिस का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय मिल्क सिंथेसिस से कौन काम करता है, प्रेगनेंसी के समय मिल्क सिंथेसिस का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन। अब भैया आपको मैं ये बता दूं, ये प्रेगनेंसी के समय में ऑक्सीटोसिन आ ही नहीं सकता है, ऑक्सीटोसिन आ ही नहीं सकता। प्रेगनेंसी के समय में सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, प्रोलैक्टिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आफ्टर बेबी चाइल्ड बर्थ के बाद यानी पार्चुरेशन के बाद आता है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन कराता है, यानी मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसको बोलेंगे, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क लेट डाउन हार्मोन यानी मिल्क बनेगा, मिल्क निकलेगा कब भाई, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी पार्चुरेशन के बाद ही तो निकलेगा। तो फिर ये कब आएगा, डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद आएगा। ये बच्चा जन्म लेने के बाद आता है। और ये क्या करता है, सिर्फ मिल्क इंजेक्शन कराता है। ये क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन कराता है और ये मिल्क बनाता है। अगर कोई पूछे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर कौन सा हार्मोन एक्टिव होगा, तो क्या मारेंगे, प्रोलैक्टिन। और प्रेगनेंसी मेंटेन करने रख लेंगे, प्रोजेस्टेरॉन वो काम आता है। वो आपको होता है ना, वो यूट्रस के अंदर देखा जाता है, वो मैं पढ़ाऊंगा उस समय जब होता है ना ओवेरियन डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, बस मैं उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वो मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड होगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे क्या, प्रोलैक्टिन। अगर कोई बोले कि अगर कोई बोले, आप खुद बताइए कि अगर लेडी 7 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी मिल्क बाहर आ रहा है, उसकी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बाहर आ रहा है, किसका रिस्पॉन्सिबल है, क्या बोलेंगे आप, प्रोलैक्टिन। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा ऑक्सीटोसिन नहीं आएगा। प्रोलैक्टिन ज्यादा मिल्क का सिंथेसिस कर दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में मिल्क बना दिया, तो बच्चा डिलीवरी ऑफ बेबी से पहले मिल्क बाहर आने लगा। ये नहीं कह सकता हूं कि मिल्क बाहर आने लगा तो ऑक्सीटोसिन आ गया, नहीं, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेगा ऑक्सीटोसिन आ ही नहीं सकता है। तो ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के एक बहुत सा प्यारा सा नाम है, उसका एक दूसरा नाम भी है लव हार्मोन। लव हार्मोन के नाम से किसको जानते हैं, ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन को किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं, एक लेक्टेशनल अमेनोरिया होता है, लैक्टेशनल अमेनोरिया।
उसके बारे में चर्चा करता हूँ। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, क्या बोलेंगे, लैक्टेशनल एमेनोरिया, बच्चे के जन्म के 6 महीने तक। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, जब बच्चे का जन्म होता है तो इनिशियल फ्यू डेज में माँ के दूध में क्या होता है, कोलेस्ट्रम रहता है, कोलेस्ट्रम। इनिशियल डेज में जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के दूध क्या होता है, कोलेस्ट्रम रिच होता है, कोलेस्ट्रम रिच होता है, यानी कोलेस्ट्रम ज़्यादा पड़े। कोलेस्ट्रम क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बॉडी में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए माँ के इनिशियल फ्यू डेज में, जैसे आज बच्चा लिया, जन्म लिया, आज से 5-10 दिन तक उसकी माँ के जो दूध में होता है ना, कोलेस्ट्रम की मात्रा होती है, उसमें एक एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए, इसमें क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी ए, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ए के नाम से जाना जाता है। माँ के इनिशियल फ्यू डेज में क्या होता है, कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, वो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लिया उसमें इम्यूनिटी है कहाँ, तो माँ के दूध से इम्यूनिटी मिलती है। तो ये रहा, तो और ये रहा हम लोगों का जो पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा पार्ट मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो फिर मैं तो ये कभी नहीं कहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको बेटर लगे, अगर आपका दिल करे कि ना ये मेरे लिए यूज़फुल है, तो फिर आप उसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, ये जरूर करिएगा कि अगर जो आपको इस वीडियो में कमी दिखे उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर आपको ये फिर वीडियो में समाप्त करता हूँ, और वीडियो समाप्त करने के लास्ट में मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, जय हिंद।